हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं नवंबर 2020 के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ रही थी, कोई भी नेशनल न्यूज़ रही है, कोई कम्युनिटी लेवल की न्यूज़ है, कोई किसी प्रॉपर स्टेट की न्यूज़ है, हम कोशिश करेंगे कि हम सारे जो एस्पेक्ट्स हैं किसी भी न्यूज़ के वो कवर कर सकें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करते नहीं है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक इज़ राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 2014 में सरकार ने ये फैसला लिया था कि हम लोग पटेल जयंती दिवस को एज अ नेशनल यूनिटी डे मनाएंगे, बिकॉज इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने पूरे इंडिया को आफ्टर पार्टीशन जो छोटी छोटी रियासतें प्रेजेंट थी हमारे देश में, जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, मैसूर की रियासत थी, जैसे काफ़ी सारी रियासतें थी, उनको इकट्ठा करने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान प्ले किया। तो इसीलिए उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल यूनिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक स्टैचू भी बनाया था विच हैज़ बिकम द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी हाइट कितनी है? हाइट इज़ 182 मीटर। इससे पहले जो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू था दैट वाज दी स्प्रिंग टेम्पल है, एक चाइना में स्प्रिंग टेम्पल में एक बुद्धा का स्टैचू था, जिसको रिप्लेस कर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी ने, जिसकी पहले हाइट क्या थी? 153 मीटर थी बुद्धा टेम्पल की। लेकिन अब जो टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ वर्ल्ड बन चुका है आपका ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसको क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू। और नेशनल यूनिटी डे हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ठीक है, रहेगा याद, इजी है। चलो नेक्स्ट करेंगे 2018 रिपोर्ट ऑन दी वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जितना नाम बड़ा है उतना इसका काम बड़ा नहीं है। बस इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो बेसिकली रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिक्स हैं, किसने निकाली है स्टैटिस्टिक्स? ये निकाली है आपकी RGI ने, विच इज़ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इट इज़ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यही RGI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ सेंसस ऑल्सो। तो सेंसस भी यही निकालते हैं। ये बेसिकली कुछ डेटा है रिगार्डिंग सेक्स रेशो ऑफ दी स्टेट्स, ये भी RGI ने ही रिसेंटली भी लॉन्च किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई इस रिपोर्ट में कौन से स्टेट ने सेक्स रेशोज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट स्टेट है, बेस्ट 3 स्टेट्स हैं, और सबसे वर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो हमें ये पता होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस द सेक्स रेशो ऑफ दिस स्टेट इज दिस, तो आपको ये उसके बारे में सेंसस में पढ़ना होगा। लेकिन अगर आ जाए कि द सेक्स रेशो ऑफ दिस स्टेट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, तब आपको ये डेटा कोट करना पड़ेगा। आपको ये डेटा के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होगा अपना। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें हमने देखा कि जो सबसे ऊपर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। सबसे जो बेस्ट स्टेट है इन दी टर्म्स ऑफ सेक्स रेशो, सरपास कर चुका है केरला को, एंड अरुणाचल प्रदेश पहला बन चुका है, जिसकी सेक्स रेशो कितनी है? 1084। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो अगर 1000 मेल्स हैं अरुणाचल प्रदेश में तो उसके ऊपर 1084 फीमेल्स हैं, मतलब जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी गई है। और अगर हम बात करें जो सबसे वर्स्ट स्टेट है दैट इज़ मणिपुर, जिसमें सिर्फ 757 गर्ल्स ही हैं ओवर दी 1000 मेल्स इन मणिपुर। ठीक है, तो आपको ये सबसे बेस्ट स्टेट ध्यान रखना है और सबसे वर्स्ट स्टेट ध्यान रखना है। फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश है, जो सेकेंड इज़ दी नागालैंड है, एंड थर्ड इज़ दी मिजोरम। यही 3 आपको ध्यान रखने हैं। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द टॉप 3 पोजीशन हैज़ बीन रिटेन्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो वो भी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पर अरुणाचल प्रदेश है, सेकंड पर आपका नागालैंड है, और थर्ड पर आपका मिजोरम है। तो आपको इसके नंबर ध्यान रखने हैं, स्टेट का नाम ध्यान रखना है। और अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, तो उसके भी पता होना चाहिए कितनी सेक्स रेशो है वहाँ पर। दिल्ली की सेक्स रेशो है दैट इज़ 929।
अभी भी कम है, क्योंकि अभी भी 81 फीमेल्स की कमी है ओवर द 1000 मेल्स, तो वो भी पूरी करनी है। जब ये 1000 मेल्स के ऊपर 1000 फीमेल्स हैं, इसका मतलब जो सेक्स रेशियो है दैट इज़ इन दी बैलेंस्ड नेचर। अगर ज़्यादा होती हैं तो मतलब बहुत अच्छी सोसाइटी है जिसमें फीमेल्स के रिगार्डिंग कुछ इम्प्रूव किए गए हैं राइट्स की कंडीशंस। लेकिन अगर कम है, इसका मतलब पेट्रियार्की है और ज़्यादातर लड़कियों को इग्नोर किया जाता है, फीमेल फिटिसाइड की जाती है, फीमेल इनफेंटिसाइड किया जाता है। तो उसके बेसिस पर हमें पता लगना है कि भाई जो दिल्ली है, जो इंडिया की कैपिटल है, इट हैज़ द सेक्स रेशियो ऑफ 929। और अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे लोएस्ट स्टेट है जिसकी सेक्स रेशियो सबसे कम थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। लेकिन इसमें क्या है, इसकी 914 है, सबसे वर्स्ट नहीं है। सबसे वर्स्ट कौन है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज मणिपुर, जिसकी 757 है। हरियाणा की सबसे वर्स्ट नहीं है, हरियाणा सेंसस में सबसे वर्स्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशो। तो हमें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि भाई ये रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग रिलीज़ करी गई है, किसने रिलीज़ करी है, और अल्टीमेटली कौन से स्टेट को कौन सा नंबर दिया गया है। और ख़ास करके जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं आपके, दिल्ली और जो टॉप 3 हैं और जो सबसे लास्ट है, वो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट्स हैं वो। ठीक बात है। और अगर हम इसमें बात करें कि द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ, जैसे इंडिया में एक ये है कि बर्थ को रजिस्टर नहीं करवाया जाता है सिंपल अब, लेकिन उस चीज़ में भी हम लोगों को ट्रांजिशन फील हो रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ इंक्रीज टू 2.33 करोड़ इन 2018। पहले कितना था, दैट वाज 2.21 करोड़। 2.21 करोड़ था प्रीवियस ईयर में 2017 में, लेकिन 2018 में कितना हो गया है, 2.33 करोड़। मतलब कुछ हमें इंक्रीज देखने को मिला है। अगर नंबर नहीं भी याद रखना तो कोई इशू नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। अगर सिंपली पता होना चाहिए कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ हैज़ इंक्रीज्ड इन इंडिया। तो एक तो ये डेटा आपने ध्यान रखना है, आपने स्टेट्स के नाम ध्यान रखने हैं, किसकी सेक्स रेशो कितनी है, सबसे टॉप में कौन है उसकी कितना नंबर है, सबसे वर्स्ट कौन है उसका नंबर कितना है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है ना, और इसका ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है और किसके रिगार्डिंग ये आपकी रिपोर्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम इसे मैप की बात करें तो ये मैप रिलीज़ किया है RGI ने, जिसमें इसने पूरे इंडिया कंट्री को डिपेंडिंग अपॉन देयर सेक्स रेशो कलर जो है रिकॉग्नाइज किए हैं। अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक है, दैट इज़ 1084। और जो सबसे रेड कैटेगरी में है दैट इज़ मणिपुर। तो अल्टीमेटली हमें पता है क्योंकि वो वर्स्ट स्टेट माना गया है, दैट इज़ 757 उसका वहाँ पर सेक्स रेशो है ओवर द 1000 मेल्स। ठीक बात है। तो ये चीज़ें आपको इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हरियाणा क्लियर्स द बिल ऑन राइट टू रिकॉल द पंचायत मेंबर। हरियाणा एक ऐसा स्टेट बन चुका है जिसमें जितने भी पंचायत के मेंबर हैं, अगर हम बात करें कि पंचायत इंस्टीट्यूशंस में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज़ दी पंचायत, जहाँ पर हम लोग सरपंच को चूज़ करते हैं। सेकेंड हमारा होता है ब्लॉक समिति, जिसमें हम लोग ब्लॉक्स के रिगार्डिंग जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए पर्सन्स को इलेक्ट करते हैं। एंड थर्ड इज़ दी जिला परिषद, इसमें भी हम लोग जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उनको चूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1994 इन दी कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव मेड दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। मतलब हर स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होंगे ही होंगे, ये 3 जो टीयर्स हैं ये होंगे ही होंगे, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक बात है। तो ये जो करंट अफेयर है इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि हरियाणा पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसमें इन तीनों लेवल के जो पर्सन्स हैं जो आपने इलेक्ट करके भेजे हैं वहाँ पर, उनको हम लोग दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। मतलब उनको उनके पद से हम हटा सकते हैं अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अगर वो ढंग से फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो दे कैन बी रिकॉल्ड। ठीक है। तो देखते हैं इस बिल का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम बिल की बात करें तो बिल में आपको ध्यान रखना है, इट प्रोवाइड्स द राइट टू रिकॉल मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू दोज हु इलेक्टेड देम। मतलब जिस पर्सन ने उनको इलेक्ट किया है, जो पूरे पंचायत की अगर हम बात करें, सरपंच की अगर हम बात करें, तो जो भी पर्सन गांव वाले हैं जिन्होंने वोट दिया है, अगर वो ये कहते हैं कि हमें इसका काम पसंद नहीं आया है, तो इसको राइट टू रिकॉल, तो उन पर्सन्स को राइट टू रिकॉल है कि उस पर्सन को वो लोग हटा दे।
तो जिसने इलेक्ट किया है उसी को ही राइट है कि वो उसको हटा दे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है पहली। सेकंड है 50% रिजर्वेशन दी गई है विमेन को इन द रूरल बॉडीज़। तो अगर पंचायत है तो उसमें 50% रिजर्वेशन दी जाएगी हरियाणा के पंचायत वाले एरियाज़ में। थर्ड है इसमें प्रोवाइड 8% रिजर्वेशन टू द मोर डिसएडवांटेज अमंग द बैकवर्ड क्लास। हमें ये पता है कि SC, ST एंड OBC इन तीनों को रिजर्वेशन मिलता है। अभी तो EWS भी आ गए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसकी 10% और रिजर्वेशन कैटेगरी में आ गए हैं। तो जितने भी OBCs में रिजर्वेशन है उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस में कुछ ऐसी कास्ट्स भी हैं जो ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं होती हैं इन दी अदर पंचायत और जिला परिषद और ब्लॉक समिति। तो उस केस में ऐसे पर्सन जो OBC को बिलोंग करते हैं बट दे आर मोर डिसएडवांटेज्ड दैन दी अदर OBCs, जिनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिले हुए हैं, तो उनके लिए भी अलग से 8% रिजर्वेशन अलग से इनको दी जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक तो विमेन की रिजर्वेशन 50% और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो OBC के अंदर मोर डिसएडवांटेज्ड OBCs हैं उनको भी 8% अलग से रिजर्वेशन दी जाएगी। अगर हम फोर्थ की बात करें तो अलाउ द रिकॉल ऑफ विलेज सरपंच। जितने भी, अगर हम पंचायत की बात करें तो सरपंच को, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की बात करें तो उनके मेंबर्स को, इन तीनों के ही मेंबर्स को हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके प्रोविजंस हैं अकॉर्डिंग टू दिस बिल ऑफ हरियाणा सरकार। ठीक बात है। और अगर हम देखें कि इसकी प्रोसीजर क्या है कि हाउ दी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको दोबारा से रिकॉल कर लिया जाएगा, तो हम देखते हैं कि अगर आपने किसी सरपंच को या किसी भी ब्लॉक समिति या जिला परिषद के मेंबर को दोबारा से वापस बुलाना है तो उसके लिए जो 50% पीपल है जिन्होंने उनको वोट दिया था उनकी सहमति चाहिए कि भाई हाँ हम सहमत हैं, 50% लोग सहमत हैं कि इस पर्सन को हमें इस पद से हटाना है। तो एक तो ये प्रोसीजर है। जब ये राइटिंग में दे देंगे जिन्होंने इनको इलेक्ट किया था, तो फिर उसके बाद जो है दोबारा से वोटिंग होगी, सीक्रेट बैलेट होगा जिसमें किसी को बताया नहीं जाएगा कि किसने किसको वोट दिया है, कि आपने हटाने के लिए वोट दिया है या फिर उसको रिटेन करने के लिए वोट दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट बैलेट। तो ऐसे ही सीक्रेट बैलेट के अकॉर्डिंग आपने वोट देना है और अल्टीमेटली अगर 2/3 ऑफ मेजॉरिटी उसको मिल जाती है उस वोटिंग प्रोसीजर को, तब जो पर्सन है जिसके खिलाफ राइट टू रिकॉल चलाया गया है उसको दोबारा से उस पद से हटा दिया जाएगा। तो ये बिल था हरियाणा का बेसिकली, जिसमें आपको ये देखना है कि हरियाणा में एक ऐसा सिस्टम शुरू किया गया है जिसमें अगर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, अगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो लोगों को ये हक है कि दे कैन रिकॉल देयर इलेक्टेड मेंबर्स। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है हमारी, हम उसको अल्टीमेटली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस बिल। तो ये बिल हरियाणा के रिगार्डिंग है। अगर हम बात करें और स्टेट्स की, तो और स्टेट्स भी अगर चाहें तो ऐसे ही जो लॉज हैं वो लेकर आ सकते हैं, जहां पर वो विलेज सरपंच हो, चाहे वो मेंबर्स ऑफ जिला परिषद या ब्लॉक समिति हो, उन सभी को वापस बुला सकते हैं अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो। ठीक बात है। तो आपको इसके बिल की प्रोविजंस पता होने चाहिए, रिजर्वेशन दी गई है वो पता होना चाहिए, और क्या प्रोसीजर है किसी भी इलेक्टेड मेंबर को रिकॉल करने के लिए वो हम लोगों को इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। ठीक बात है। चलो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक करें तो दैट इज द 15th फाइनेंस कमीशन। इसकी रिकमेंडेशंस की बात करेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरपर्सन है दैट इज द NK सिंह। NK सिंह इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। और अगर हम फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करें तो फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी अंडर आर्टिकल 280। अंडर आर्टिकल 280 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाएगी जिसका काम क्या होगा, जिसका काम ये होगा कि सेंटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं, जितना भी रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, उस रेवेन्यू में से कितना शेयर सेंटर के ही पास रहेगा और कितना शेयर डिफरेंट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस बेसिस पर होगा, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर होगा। तो ये बेसिकली काम होता है फाइनेंस कमीशन का। तो ये फाइनेंस कमीशन बिठाया गया था, 15th इसका नंबर है। इसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी कब से कब तक वैलिड होंगी, दे आर वैलिड फ्रॉम 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर टू 2025 to 26, मतलब 5 साल के लिए इसका जो रिकमेंडेशंस हैं वो वैलिड रहेंगी इंडिया में। तो जैसा इसने रिकमेंडेशंस दी हैं सरकार ने वो मान ली हैं, इसीलिए ये जो चीज़ थी वो न्यूज़ में रही थी। तो हम देखते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने बेसिकली कहा क्या था, उसने क्या बोला कि कितने पैसे किसको मिलेंगे और कितने पैसे किस बेसिस पर किसी को मिलेंगे। तो दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो देयर इज़ अ डिविजिबल पूल।
डिविजिबल पूल की अगर हम बात करें तो अगर मान लो सेंटर के पास जो है 100 रुपीज रेवेन्यू आया है थ्रू दी टैक्सेस, कोई रेवेन्यू आया है थ्रू दी टैक्सेस में भी डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, या फिर कोई ग्रांट मिली है किसी वर्ल्ड बैंक या IMF से, मतलब बेसिकली जितना भी रेवेन्यू सरकार के पास आया है 100 रुपये हम मान लेते हैं, तो इस 100 रुपये में से जो 41% है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा टुवर्ड्स दी स्टेट्स, और जो बाकी बचा 59% है दैट विल रिटेन बाय दी सेंटर। ठीक बात है। तो 100 में से जो 41 रुपये हैं वो कहाँ जाएंगे, टू द डिफरेंट स्टेट्स। 28 स्टेट्स इंडिया में है, यूटीज़ में है, तो वो उनको जाएंगे, और जो 59 रुपीज़ हैं वो सेंटर के पास ही रहेंगे। तो पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था जिसकी रिकमेंडेशन पिछले 5 साल चली थी, उसके अकॉर्डिंग जो डिविजिबल पूल था दैट वॉज दी 42%, but now the 42% divisible pool has been decreased to the 41%। और ये जो 1% का बीच में लैग है 42 से 41 के बीच में, 15th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि ये जो 1% है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर की नई यूटी आपने बनाई है तो उसके रिगार्डिंग कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना होगा, आपको इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी अच्छा बनाना होगा, तो फिर अल्टीमेटली आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो ये जो 1% है आप उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए लगाओ, और मतलब टोटल 42% ही जाएगा सेंटर से तो, लेकिन जो 1% है वो किसके लिए है, वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए स्पेसिफिकली इन लोगों ने डिफाइन कर दिया है। तो अगर हम बात करें कि पूरे स्टेट्स में कितना जा रहा है दैट इज़ 41%। तो ठीक है, 42 से 41% डिविजिबल पूल इन लोगों ने डिक्रीज कर दिया है फाइनेंस कमीशन ने, और ये रिकमेंडेशन सेंटर ने मान भी ली है, दैट इज़ वाई इट वॉज इन दी न्यूज़। ठीक है, तो ये तो है आपका वर्टिकल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब सेंटर से स्टेट के पर कितना जा रहा है, तो दैट इज दी 41%। ठीक है, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि भाई टोटल 41 रुपीज़ आपको प्रॉपर 28 स्टेट्स और यूटीज़ में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। मतलब डेवोल्यूशन ऑफ मनी एट द लेवल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ नोन एज द हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो इसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो फाइनेंस कमीशन ने स्पेसिफिकली बताए हैं कि इस बेसिस पर ही किसी स्टेट को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्राइटेरिया देखते हैं बेसिकली है क्या। क्राइटेरिया है पॉपुलेशन का, एरिया का, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट। ये आपको 6 के 6 याद रखने हैं, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन में कुछ और तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन थी बिटवीन द स्टेट्स, और 15th फाइनेंस कमीशन में किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आपको ये 6 जो है याद रखने हैं। अगर हम देखें कि पॉपुलेशन के बेसिस पर, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है दैट इज दी 10%। मतलब जो भी आपको पैसे देने हैं उसमें जो 10% जो क्राइटेरिया होगा दैट वुड बी फुलफिल्ड बाय द पॉपुलेशन। मतलब अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो जिस स्टेट के पास ज़्यादा पॉपुलेशन है वो 10% जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया की, एरिया का भी 15% है, पॉपुलेशन में 15% है, सॉरी, पॉपुलेशन इज ऑल्सो द 15% एंड एरिया इज ऑल्सो द 15%। तो जिस भी स्टेट में फॉरेस्ट ज़्यादा लगे होंगे, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ज़्यादा हुई होगी, उस स्टेट में ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इनकम डिस्टेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस मतलब इन लोगों ने फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है, कोई एक स्टेट उठाया है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब उस स्टेट में जो लोग रहते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस स्टेट के कंपैरिजन में अगर कोई और स्टेट है जिसके पास पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है, इसका मतलब वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ स्टेट है, तो उस स्टेट की दोबारा से ग्रोथ के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ने हैं। तो 50% जो 45% जो वेटेज है दैट हैज़ बीन गिवन टू द इनकम डिस्टेंस। और स्टेट है हरियाणा। हरियाणा इज़ द ऐसा स्टेट है जिसमें लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में पर कैपिटा इनकम एज़ कम्पेयर टू हरियाणा बहुत कम है, तो राजस्थान को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो जितना ज़्यादा इनकम डिस्टेंस होगा बिटवीन द 2 स्टेट्स उतना ज़्यादा ही उसको पैसे मिलेंगे। और जो वेटेज है इनकम डिस्टेंस की दैट इज़ दी 45%। ठीक है, अगर हम बात करें फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का, ये हमने कर लिया, दैट इज़ दी 10%। एरिया का भी बात कर लिया, 15% है। जितना बड़ा एरिया होगा उतने ही ज़्यादा उस स्टेट को पैसे दिए जाएंगे। जो वेटेज है दैट इज़ 15%।
अगर हम डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करें, ये पहली बार लॉन्च किया गया है क्योंकि कि जो स्टेट्स जिन्होंने ये बोला कि भाई हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा काम किए हैं पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, और यही पॉलिसी भी है सेंटर की कि आपने जो है पॉपुलेशन को कम करना है आगे आने वाले सालों में। तो जिन स्टेट्स ने ये बहुत ज़्यादा काम किया है तो उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। लेकिन पॉपुलेशन के बेसिस पर भी आप पैसे दे रहे हो स्टेट्स को, हमने देखा कि 15% वेटेज है उसकी। तो ऐसे स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको फिर कम पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अब पहली बार डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैटेगरी लेकर आई गई है जिसके अंडर जिस स्टेट ने अपने स्टेट में जितना ज़्यादा काम किया है पॉपुलेशन को कम करने के लिए, उतना ही ज़्यादा उसको पैसे भी दिए जाएंगे। पॉपुलेशन के बेसिस पर दिए ही जा रहे हैं, साथ में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी दिए जाएंगे। और ये जो वेटेज है दैट वेटेज इज 12.5%। ठीक बात है। और अगर हम बात करें टैक्स एफर्ट्स की, जो टैक्स एफर्ट्स हैं दैट इज़ कि आपने अपने स्टेट में कितने ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं, कितने इनिशिएटिव्स उठाए हैं ताकि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू बढ़े, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो अल्टीमेटली आपने कितने ज़्यादा जनरेट किए हैं उसके बेसिस पर भी आपको स्टेट जो सेंटर है वो पैसे देगी। ठीक बात है। तो आपको ये 6 ध्यान रखने हैं। पॉपुलेशन और एरिया का 15% वेटेज है, जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है उसका 10% वेटेज है। अगर हम बात करें इनकम डिस्टेंस की तो 45% है। पहले ये 50% हुआ करता था इनकम डिस्टेंस, बट उसको रिड्यूस कर दिया गया है, दैट इज दी 45%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 है, पहली बार इसको इंप्रूव किया गया है, पहले उसको इंक्रीज किया गया है। पहले कितना था, पहले 7.5% वेटेज दी जाती थी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को, बट इट हैज़ बीन नाउ इंक्रीज टू दी 12.5%। जो टैक्स एफर्ट्स है उसकी परसेंटेज है आपकी 2.5% की 2.5% वेटेज के हिसाब से हम उन स्टेट्स को पैसे देंगे जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को प्रमोट किया है। ठीक बात है। तो आपको ये 6 के 6 ध्यान रखने हैं, दैट इज दी रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन अमंग द स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन दीज 6 क्राइटेरियाज। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको मैच दी फॉलोइंग दे सकते हैं कि भाई इनकम डिस्टेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, एरिया, पॉपुलेशन, साथ में इनकी परसेंटेज दे सकते हैं। पूछ सकते हैं कि भाई 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ बढ़ी है, कौन सी चीज़ डिक्रीज हुई है। जैसे इनकम डिस्टेंस की जो वेटेज थी पहले 50% थी, नाउ इट हैज़ बिकम 45%। इसका मतलब इनकम डिस्टेंस की जो वेटेज है वो डिक्रीज हो गई है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को पहले 7.5% वेटेज थी, लेकिन अब उसको कितनी दे दी गई है, उसको 12.5 दे दी गई है, मतलब अभी इंक्रीज कर दिया जा चुका है। तो आपको स्टेटमेंट के बेसिस पर ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको डिक्रीज और इंक्रीज भी बताना होगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्जाम, आप कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं। अगर यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकते हैं, कोई इसमें बहुत ऐसा नहीं हो कि आपको गलत हो जाएंगे, क्योंकि सब बच्चे इसको पढ़कर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे एग्जाम्स की बात करें, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे एसएससी या बैंकिंग लेवल हो, तब उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछने थोड़े से लगता है कि नहीं पूछेंगे, बट हम उसमें भी कुछ नहीं कह सकते। तो हमें अगर याद करना ही है पूरा करंट अफेयर तो पूरा कर ही लेते हैं, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिकमेंडेशंस हैं 15th फाइनेंस कमीशन की, वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना है, दैट इज दी 41% टू दी स्टेट्स, और जो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन है वो कितना है, किस बेसिस पर, किस क्राइटेरिया पर और किस वेटेज के हिसाब से किस स्टेट को कितने पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये सारा आपको 6 के 6 वहाँ पर इंक्लूड करने हैं। ठीक है। अगर हम और रिकमेंडेशंस की बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की, तो इसने बात करी है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड ग्रांट्स टू दी स्टेट्स। मतलब जितना ज़्यादा कोई स्टेट किसी भी चीज़ को लेकर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसको उतनी ही ज़्यादा ग्रांट्स भी मिलेंगी। ग्रांट्स का मतलब होता है आपको वो पैसे वापस नहीं करने, तो वो ग्रांट की बेसिस पर आपको सिर्फ पैसे मिल गए हैं। ये लोन नहीं है, सिंपल आपको ग्रांट दी जा रही है कि भाई ये पैसे लो क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेंटिव। ठीक बात है। तो अगर हम बात करें जो ग्रांट्स हैं वो किस बेसिस पर मिलती हैं, दे आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 मेन थीम्स। आपने ये 4 मेन थीम्स भी ध्यान रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा थीम है जिसके बेसिस पर 15th फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट नहीं देने का फैसला लिया है। तो आपको 4 ये ध्यान रखनी है, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको टैकल कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें पहली जो थीम है दैट इज़ दी सोशल सेक्टर, जिसमें हम हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन इसकी बात करते हैं कि जिस स्टेट ने काफ़ी अच्छा ज़्यादा काम किया है इन दी सेक्टर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, इसका मतलब उसको थोड़े से और पैसे मिलने चाहिए ताकि एक मोटिवेशन मिले उसको। ठीक है। पहली थीम है सोशल सेक्टर। सेकेंड थीम इज़ दी रूरल इकोनॉमी।
मतलब रूरल एरियाज में इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए किस स्टेट ने कितने इनिशिएटिव्स उठाए हैं, दैट इज द सेकंड थीम। क्या वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी हैं, क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग चीज़ों को अच्छा करने के लिए और ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, है ना, क्या वहाँ पर लोगों को जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज द सेकंड थीम ऑफ फाइनेंस कमीशन। जो थर्ड थीम है दैट इज द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब है आपने एग्जीक्यूटिव, आपने लेजिस्लेचर, आपने जुडिशरी, इन तीनों पैरामीटर्स पर कितने ज़्यादा रिफॉर्म्स करे हैं। क्या लोगों को अब जस्टिस जल्दी मिल रहा है, क्या लोगों के जो काम है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस जो उनको देना है आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या वो जल्दी दे पा रहे हैं कि लेट दे पा रहे हैं, दैट दे आर दी गवर्नेंस रिफॉर्म्स। जिस स्टेट ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है मतलब उसको थोड़ी सी और ज़्यादा ग्रांट दी जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ठीक बात है। अगर हम फोर्थ थीम की बात करें तो दैट इज दी पावर सेक्टर। पावर सेक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है क्या वो बढ़ी है, और अगर वो बढ़ी है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक पहुंची है, और अगर लोगों तक पहुंची है तो क्या लोग उसका प्रॉपर सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, मीटर को मतलब यूज़ करके उसकी बिजली की चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स में। तो आपको ये 4 थीम्स ध्यान रखनी है। सोशल सेक्टर पहली है, रूरल इकोनॉमी सेकेंड है, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तीसरी है, एंड फोर्थ इज दी पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स। ठीक है, तो आपको ये चारों चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली टैकल कर सको। ठीक बात है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन जो 15 फाइनेंस कमीशन ने दिए थे, जिसको सेंटर ने भी अभी हामी भर दी है कि हम इसके अकॉर्डिंग ही स्टेट्स को पैसे देंगे, और डिफरेंट स्टेट्स को कैसे पैसे देंगे, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। ठीक बात है, रहेगा याद। चलो नेक्स्ट है पोषण अभियान। ये नवंबर में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पोषण अभियान के रिगार्डिंग नीति आयोग ने एक रिव्यू रिपोर्ट जारी करी थी, जिसके अकॉर्डिंग इसने ये बोला कि पोषण अभियान के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिसाइड किए थे, जो भी हमारा एम था, वो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत एक आप कह लो कि बैक स्टेप है, जिसके अकॉर्डिंग हमने अच्छा काम नहीं किया है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान। अगर आप पोषण अभियान की का लोगो ही देखो तो आपको ये पता लगेगा कि जो पोषण अभियान इज बेसिकली फॉर दी होलिस्टिक नरिशमेंट, और बेसिकली इसको न्यूट्रिशन मिशन भी बोला जाता है। दैट इज द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और पोषण अभियान दोनों सेम ही चीज़ें हैं। मतलब हमें चिल्ड्रन, हमें प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग विमेन, जो तीनों ये कैटेगरीज हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है ताकि उनके आगे आने वाली जो लाइफ है उसमें न्यूट्रिशन की वजह से उनको कोई डिजीज़ या कोई और तकलीफ ना हो। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज दी फर्स्ट आप कह लो स्टेप टू हैव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो हम देखते हैं पोषण अभियान बेसिकली है क्या। पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड इन दी 2018, और इसके जो टारगेट्स थे हमें कब तक अचीव करने थे, हमें 2022 तक अचीव करने थे हमें। तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये कब लॉन्च किया गया था, 2018 में इट वॉज लॉन्च्ड ऑन दी 8th of March फ्रॉम दी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो वहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका एक बेसिक टारगेट है। बेसिक टारगेट इसका ये है कि जितने भी 0 to 6 के एज ग्रुप के चिल्ड्रन हैं, उनका हमें जो स्टंटिंग रेट है, स्टंटिंग मीन्स होता है आपकी जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू योर एज, जो है बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाइट बहुत ज़्यादा है एज बहुत कम है, ना ऐसा होना चाहिए कि एज बहुत ज़्यादा है बट हाइट बहुत कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टंटिंग। तो हमें इंडिया में जो 0 to 6 एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं उनकी स्टंटिंग का लेवल हमें डिक्रीज करना है फ्रॉम 38.4% टू 25% बाय 2022। मतलब अगर अभी इंडिया में 38 चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर के एज में स्टंटेड हैं, तो हमें 2022 तक उनका जो नंबर है वो हमें 25% करना है। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोषण अभियान। तो ये तो एक टारगेट है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते इसको, ये टारगेट है। अगर हम पोषण अभियान को क्रक्स में लिखें, दैट इज द टारगेट ऑफ द पोषण अभियान। कब ये लॉन्च किया गया था, अगर हम इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री आपने ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं आएगा इसमें, इसलिए कंफ्यूजन होती है पेपर में। तो आपने ध्यान रखना है पोषण अभियान इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें कि व्हाट आर दी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, अगर ऑब्जेक्टिव्स बेस के आपको 4 ध्यान रखने हैं, जिसमें आपको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, SUAB, सुआब करके नाम इसको याद कर सकते हैं, निमोनिक टाइप से है ये। इसके नीचे लिखेंगे 2232,
2%, 2%, 3% एंड 3%। जो ऐसे है, ऐसे क्या है, दैट इज दी स्टंटिंग। मतलब हमें स्टंटिंग को 2018 से लेकर हर साल कितना कम करना है, 2% कम करना है। इसका मतलब 2022 तक हम कितना कर देंगे, 6% तक रिड्यूस कर देंगे। तो ये रेट है बेसिकली। तो जो यू है दैट इज द अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में आता है जहां पर आपको खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ये सरकार का काम है कि आपको खाने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करे, चाहे वो मिड डे मील स्कीम के थ्रू प्रोवाइड करे, चाहे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू प्रोवाइड करे। तो वो सरकार की मर्जी है किसी तरीके से आपको बट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। एंड उसके भी अंडर न्यूट्रिशन हमें कैसे कम करना है, 2% पर ईयर बाय 2022। ये भी मतलब हमें 6% तक कम करना है। अगर हम ए की बात करें, ए इज दी अनीमिया। अनीमिया मतलब किसी की भी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी। तो इसको भी हमें कितना करना है, 3% पर ईयर तक रिड्यूस करना है। मतलब 2022 आते आते 9% तक की हमें रिडक्शन फेस करनी है इन दी अनेमिक सेक्शन। अगर हम बी की बात करें तो बी इज दी लो बर्थ रेट। तो लो बर्थ रेट भी हमें क्या करनी है, पर ईयर 2% तक चीज़ें हमें रिड्यूस करनी है। ठीक बात है। तो आपको ये याद रखना है स्वाब से एंड 2232 रिडक्शन बाय 2%, रिडक्शन बाय 2%, रिडक्शन बाय 3%, रिडक्शन बाय 2% एंड दैट इज द पर ईयर। हर साल आपने 2% करके चीज़ों को रिड्यूस करते चले जाना है और अल्टीमेटली 2022 के बाद आपने चीज़ों को ऐसे कर देना है कि आपके देश में ना तो स्टंटिंग है, ना अंडर नरिशमेंट है, ना ही अनेमिक बॉडीज़ हैं और ना ही लो बर्थ रेट। लो बर्थ वेट, रेट नहीं है यहाँ पर, वेट है। लो बर्थ वेट मतलब जो पर्सन पैदा होता है उसका वेट अगर कम नहीं होना चाहिए, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना तो कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो लो बर्थ वेट भी अल्टीमेटली आपको 2% तक पर ईयर रिड्यूस करना है। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी पोषण अभियान। आपको इसका टारगेट ध्यान रखना है एक कि अल्टीमेट टारगेट क्या है, और आपको ध्यान रखना है कि व्हाट आर दी 4 ऑब्जेक्टिव्स। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कभी ये लॉन्च किया गया था, इसको और हम क्या कहते हैं, अभी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी हम कहते हैं इसे। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने मार्च 2021 के हमने जब करंट अफेयर्स किए थे तो उसमें एक हमने न्यूज़ करी थी, मिशन पोषण 2.0। तो वो क्या था, मिशन पोषण 2.0 के अंडर 2 जो स्कीम्स थी वो मर्ज कर दी गई थी। उनमें से 2 स्कीम्स में से जो एक स्कीम थी दैट वाज दी पोषण अभियान। तो पोषण अभियान एंड सेकेंड वॉज दी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। तो पोषण अभियान एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऐसी 2 स्कीम्स थी जिनको मर्ज करने के बाद इंडिया ने इनिशिएटिव कौन सा शुरू किया है, मिशन पोषण 2.0। ठीक है, तो आपने वो भी चीज़ ध्यान रखनी, वो भी चीज़ रिवाइज करनी है आपने साथ साथ में। ठीक बात है। तो ये क्लियर है ये वाला करंट अफेयर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है कि ये जो परियोजना है, ये जो स्कीम है बेसिकली, ये किसने लॉन्च करी है। इट इज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक बात है। अगर हम इस स्कीम का नॉर्मल क्रक्स निकालें तो क्या चीज़ है, देखो आप लोगों को ये पता है कि पूरे मार्केट में देयर आर 2 टाइप ऑफ ड्रग्स। एक ड्रग होती है ब्रांडेड ड्रग जो किसी कंपनी ने बनाई है, और एक होती है जेनरिक ड्रग। जो ब्रांडेड ड्रग है वो थोड़ी सी महंगी होती है। वो महंगी क्यों होती है, क्योंकि जिस कंपनी ने इस ड्रग को बनाया है उसने रिसर्च भी किया है, उसने लोगों पर ट्रायल भी किया है, उसने क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए हैं, उसने इसकी मार्केटिंग भी करी है। तो इन सब चीज़ों में क्या है, बहुत पैसा खर्च होता है, खास करके लैब में ड्रग को बनाना फ्रॉम द स्क्रैच। तो जब ये इतने सारे पैसे ऑलरेडी लगा चुकी है तो ये वापस उस पैसे को पूरा भी तो करेगी। तो उस पैसे को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा महंगे रेट्स पर ये ड्रग्स को मार्केट में बेचते हैं। लेकिन जब मान लो ब्रांडेड ड्रग आई थी आपकी 2000 में, इसको जो पेटेंट है वो मिला था कि भाई आप 10 साल का पेटेंट हम देते हैं आपको, उसके बाद जो आपका पेटेंट है वो ले लिया जाएगा आपसे या फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। तो जब 10 साल के बाद इसका पेटेंट एक्सपायर हुआ, पेटेंट भी 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, 20 साल का हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी थिंग टू थिंग। तो आपने ध्यान रखना, अगर हम 10 ईयर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 10 के एग्जाम्पल के हिसाब से 2010 में इसका जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब उसको यूज़ करके कोई भी कंपनी ड्रग बना सकती है। तो जब इसका पेटेंट खत्म हो गया, हमें इसका फॉर्मूला भी पता है, तो हमने ना रिसर्च करी, हमने डेवलपमेंट नहीं करी, हमने ट्रायल्स नहीं किए, हमने मार्केटिंग नहीं करी, तो अल्टीमेटली हमने ड्रग को बनाने के लिए बहुत कम पैसा खर्च किया। तो हम जब पैसा कम खर्च कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम कम सस्ते रेटों पर ही इसको बेचेंगे।
सस्ते रेटों पर ही मार्केट में इसको रिलीज कर देंगे। तो वो जो ड्रग है जो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पेटेंट ऑफ ब्रांडेड ड्रग हम बनाते हैं, दैट इज द जेनरिक ड्रग, इसीलिए ये सस्ती भी होती हैं। ठीक बात है। तो या तो उस ड्रग जो ये ब्रांडेड ड्रग है, या तो इसका जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो गया हो, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर इसका ब्रांडेड ड्रग का पेटेंट अभी नहीं खत्म हुआ है, फिर भी इंडिया में कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसके लिए हमें इस ब्रांडेड ड्रग को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ना है, तो उसकी रिगार्डिंग भी हम लोग इसका जो पेटेंट है उसका ध्यान ना रखते हुए उसका जो जेनरिक वर्जन है उसको निकाल देते हैं मार्केट में। क्योंकि एक एपिडेमिक सिचुएशन है, लोग काफ़ी मर रहे हैं किसी डिजीज से, तो ज़रूरी नहीं पेटेंट एक्सपायर हो गया हो तभी जेनरिक ड्रग बनाएंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इन सब चीज़ों को आपने अगर समझ आ गई है तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ दी भारत मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये जो जेनरिक ड्रग है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? जन औषधि। इट इज़ नोन एज दी जन औषधि। इसका मतलब ऐसी स्कीम निकाली है सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने, जिसके अंडर पूरे इंडिया में देयर वाज दी जन औषधि सेंटर्स, जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर जेनरिक ड्रग मिलेंगी जो बहुत सस्ते रेटों पर लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ऑन दी हेल्थ वो कम से कम हम लोग इंश्योर कर सके। इसका मतलब लोग हेल्दी भी होने चाहिए और लोगों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी हम लोग हैम्पर नहीं करें। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं आपके भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अभी सरकार ने ये बोला है कि इट इज़ काइंड ऑफ सक्सेसफुल मिशन, सक्सेसफुल स्कीम मानी जाती है, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और उससे लोगों को काफ़ी सस्ती दवाएं प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जिससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है। ठीक बात है। तो ये स्कीम न्यूज़ में क्यों थी, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, और आपने ध्यान रखना है एक इसकी लॉन्चिंग मिनिस्ट्री है, लॉन्चिंग डिपार्टमेंट है, और एक है इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? दैट इज द BPI, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया। पूरा नाम नहीं भी याद रहे तो BPPI ध्यान रख लेना। दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल की ही एक ये कंपनी है BPPI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ऑफ दिस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक बात है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, ये बेसिकली स्कीम क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांडेड ड्रग एंड जेनरिक ड्रग्स। अब ब्रांडेड ड्रग्स महंगी क्यों होती हैं, जेनरिक ड्रग सस्ती क्यों होती हैं, हम कब ब्रांडेड ड्रग का पेटेंट यूज़ करके जेनरिक ड्रग बना सकते हैं और कब नहीं बना सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इसके रिगार्डिंग क्लियर हो जानी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। आई ट्राइड कि सबसे ज़्यादा मैं उसको क्लियर करके बता सकूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। इसको हम लोग बोल सकते हैं SC/ST एक्ट 2006। और ये आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। मतलब जो कोई ट्राइबल पीपल किसी जंगल में रहता है तो उस जंगल में जो चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो फल फ्रूट हैं, क्या उन पर ट्राइबल्स का अधिकार है या नहीं है। जो ट्राइबल जिस लैंड पर रह रहा है, जहाँ पर वो खेती कर रहा है, क्या वो लैंड उसकी है या नहीं है। तो ये बेसिकली एक्ट आया गया था क्योंकि बाहर की कोई भी कंपनी आती थी जो किसी एग्रीकल्चर लैंड पर ट्राइबल एग्रीकल्चर कर रहा है, उसको वहाँ से वो निकाल देती थी, क्योंकि ट्राइबल के पास पेपर्स नहीं होते थे, लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स का तो बेसिकली अभी ज़माना आया है, ट्राइबल्स तो बहुत सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और ये बेसिकली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। तो जब ये मेन स्ट्रीम का पार्ट ही नहीं है तो अल्टीमेटली पूरे देश में हो क्या रहा है इनको नहीं पता लगता। तो इस चक्कर में इनके पास लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते। तो जब लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो कोई भी कंपनी या कोई भी सरकार आके इनसे इनकी ज़मीन छीन लेगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए ये एक्ट लेकर आया गया था, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, जो छोटे पेपर से उनमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो फॉरेस्ट एक्ट है ये वाला, ये कौन से साल में रिलीज़ किया गया था। तो 2006 आपको इसके अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें कि ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि जो 1000 ट्राइबल्स थे उन्होंने एक पिटीशन डाली थी कि लोकल अथॉरिटीज़ को कि हम लोग बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब हम यहाँ पर रह रहे हैं तो जो ये लैंड है वो भी हमारी ही है और इनको वहाँ से निकाल दिया गया था किसी कंपनी के द्वारा। तो ये लोग कह रहे थे कि हमें दोबारा से वहीं रीसेटलमेंट कर दो हमारी, लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ ने इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने बोला कि लोकल अथॉरिटीज़ ने बोला कि आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है तो हम आप लोगों को ये लैंड प्रोवाइड नहीं कर सकते।
तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिचुएशन जो इन लोगों ने फेस करी यहाँ पर मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए। तो सिंपल एक वन एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करें कि जो ये न्यूज़ है वो किस आधार पर सिचुएटेड है, तो हम देखेंगे कि इस एक्ट में बेसिकली है क्या क्या। ठीक है, तो अगर हम एक्ट के प्रोविजंस की बात करें तो हम देखेंगे कि दिस एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स, कि जो ट्राइबल हैं उनको उनके राइट्स मिलें, उनको वहाँ से वंचित नहीं किया जाए, तो अल्टीमेटली वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ को जी सके। तो ये प्रॉपर एक प्रोविजन थे फॉरेस्ट राइट एक्ट के। तो अगर हम नॉर्मल और राइट्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसके अंडर इन लोगों को 4 तरीके के राइट्स मिलते हैं, विच इज़ टाइटल राइट्स या ओनरशिप राइट, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंट एंड द फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। एक एक राइट पढ़ेंगे, आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे तो पहला है आपका टाइटल और ओनरशिप राइट। अगर कोई ट्राइबल पीपल 13 दिसंबर 2005 से पहले किसी जगह पर एग्रीकल्चर कर रहा था, अगर एग्रीकल्चर की लैंड की लिमिट क्या है, द लिमिट इज दी 4 हेक्टेयर। अगर 4 हेक्टेयर से नीचे की किसी लैंड पर ये ट्राइबल पीपल एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो अल्टीमेटली वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसकी हो जाएगी, वो उस ट्राइबल पर्सन की हो जाएगी, बिकॉज नाउ दे हैव द ओनरशिप राइट ओवर द लैंड। ठीक बात है। तो आपने इसमें डेट ध्यान रखनी है 13 दिसंबर 2005, क्योंकि इसी डेट को एक बेसलाइन बनाया गया था, क्योंकि 2006 में ये एक्ट आया था ना, तो अल्टीमेटली उसी टाइम की इन लोगों ने टाइमलाइन यूज़ कर ली है। और आपने लिमिट ध्यान रखनी है, दैट इज़ दी 4 हेक्टेयर। और अगर लिमिट 5, अगर मान लो कि इसके पास 5 हेक्टेयर थी, लेकिन अब उनको सिर्फ 4 हेक्टेयर का ही ओनरशिप राइट मिलेगा, जो बची हुई 1 हेक्टेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट या किसी कंपनी को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई बेसिकली, तो वो ट्राइबल की ओनरशिप नहीं रही उस पर। ठीक है, तो आपने ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है अकॉर्डिंग टू दी ओनरशिप राइट। अगर हम सेकंड यूज़ राइट की बात करें, तो यूज़ राइट है कि भाई जितने भी फॉरेस्ट में चीज़ें हैं, चाहे वो लकड़ी है, टिम्बर है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे कोई और भी चीज़ है जो पेड़ों से निकलती है, तो वो उस चीज़ पर भी जो ट्राइबल है उनका पूरा पूरा अधिकार है। और ख़ास करके जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जैसे लीव्स हैं जो या तो बीड़ी मेकिंग फैक्ट्रीज में काम आती हैं, या फिर नॉर्मल कोई टिम्बर है, ये सारी चीज़ें आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती हैं। तो इन पर भी उनका ओनरशिप राइट है और वो इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ एनी गवर्नमेंट। उनको पर यूज़ करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी अथॉरिटी से। तो सेकेंड इज़ द यूज़ राइट। थर्ड हम देखते हैं रिलीफ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई डैम बनाना है, कोई और इंडस्ट्री क्रिएट करनी है जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें और इम्प्रूव हो जाएंगी, तो उस केस में अगर ट्राइबल्स को उनके जगह से हटाना है, तो आप लोगों को ये इंश्योर करना होगा कि जो ट्राइबल पीपल आपने हटाए हैं वहाँ से, उनकी रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप लोगों ने उनको वहाँ से हटा दिया और अल्टीमेटली कहीं और भेज दिया, अब उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ उनको रहना है, कोई वाटर की फैसिलिटी नहीं है, कोई सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस एक्ट में लिखा हुआ है कि इनके पास ये रिलीफ और डेवलपमेंट का राइट है कि अगर उनको वहाँ से निकाला जाता है तो और कहीं जगह पर उनको रखना, इंश्योर करना कि भाई वो ठीक कंडीशन में है या नहीं, दैट इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक बात है। तो थर्ड ये राइट है। अगर हम फोर्थ राइट की बात करें तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, चाहे वो ट्रीज़ हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं वहाँ पर रहने वाले उस फॉरेस्ट में, उन सब को मैनेज करना भी उनका एक राइट है कि भाई जैसे वो चाहे उनके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 राइट्स आपने ध्यान रखने हैं अकॉर्डिंग टू दी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ओनरशिप राइट, यूज राइट, रिलीफ एंड डेवलपमेंट का राइट एंड फोर्थ इज दी फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। आपको ये 4 राइट ध्यान रखने हैं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन से जो राइट हैं दे वर गिवन टू दी ट्राइबल्स अकॉर्डिंग टू दी फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, इनकी जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक बात है। चलो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि किस पर्सन को हम शेड्यूल ट्राइब बोलेंगे जिसको ये 4 राइट्स मिलेंगे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वो जो पर्सन है उस फॉरेस्ट में रहता हो 13 दिसंबर 2005 से, हमने पहले बात करी 2005 13 दिसंबर से पहले वहाँ रहना चाहिए, और साथ में जहाँ पर वो अपना राइट क्लेम कर रहा है कि ये मेरी लैंड है, मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर करता हूँ, वो उसी एरिया में शेड्यूल ट्राइब होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शेड्यूल ट्राइब आप मध्य प्रदेश में हो और छत्तीसगढ़ में जाकर अपनी उस लैंड को अक्वायर करने के लिए आप लड़ रहे हो।
तो आप उसी एरिया में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस आपको मिला होना चाहिए और आप वहाँ पर रहने होने चाहिए 13 दिसंबर 2005 से पहले भी। और साथ में आप डिपेंडेंट होने चाहिए ऑन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग्स, कि भाई जो भी फॉरेस्ट से आप चीज़ें इकट्ठा करते हो उससे आपकी रोजी रोटी चलती है। तो अगर आप ये 3 क्राइटेरियाज फुलफिल कर लेते हो तो ही अल्टीमेटली आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर वो 4 जो राइट्स हैं आपको मिलेंगे। ठीक बात है, याद रहेगी चीज़। तो ये तो है ट्राइबल्स के रिगार्डिंग। इसमें एक और चीज़ थी इस एक्ट में कि आपको क्या करना है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देखो पहले वाले सिंपल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, शेड्यूल ट्राइब्स थे, अब कौन से हैं ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। किसी अगर ये स्टेटस आपको लेना है तो आपको और ज़्यादा जो है राइट्स दिए जाते हैं इन चारों के अलावा भी। ठीक है, तो अगर आपको ये स्टेटस लेना है तो इसके लिए 2 क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने पड़ेंगे कि एक तो आप फॉरेस्ट पर ही आपकी फॉरेस्ट पर लाइवलीहुड डिपेंडेंट होनी चाहिए कि आपकी रोजी रोटी फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग चलती है। और सेकंड इसमें क्राइटेरिया है कि आपकी जो 3 जनरेशंस हैं बिफोर दी 13 दिसंबर 2005, आपकी 3 जनरेशन मतलब 75 ईयर्स से पहले 75 ईयर्स तक कम से कम आप उसी एरिया में रहने होने चाहिए, तभी आपको अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर का जो है रिकॉग्निशन वो प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके अलावा जो भी आपको राइट्स मिलने हैं एक्सेप्ट दीज 4 राइट्स वो भी आपको फिर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक बात है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिंपल ट्राइबल्स के अकॉर्डिंग क्या राइट्स हैं और सिंपल आपके जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं और वो किस कंडीशन के बेसिस पर आपको मिलते हैं। ठीक है, रहेगा याद। तो ये बेसिक था कंसेप्ट ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। देखो ये चीज़ें ना किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं है, तो ये करंट में रहते ही है लेकिन हमेशा, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा करंट के साथ थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ाकर थोड़ा सा इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करी है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज़। नाम से क्लियर है, ऐसी कंट्रीज़ जिनका जो है ऑब्जेक्टिव इज़ दी इस्लामिक कोऑपरेशन। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जब इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया था तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आप कैसे किसी स्टेट को इस तरीके से चेंज कर सकते हो, उसका स्टेटस कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग जो OIC कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बेसिकली मीटिंग में अपनी कहा कि इंडिया ने ये बहुत गलत किया है और काफ़ी ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर इंडिया ने ये बोला कि जो जम्मू कश्मीर का मैटर है दैट इज़ द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, तो किसी भी कंट्री को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इंडिया अपने स्टेट के साथ क्या करे। तो अल्टीमेटली इंडिया ने काफ़ी उनको सुनाया एक तरीके से। तो ये तो न्यूज़ में इसलिए था। अगर हम देखें कि व्हाट आर दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ दी OIC, तो ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, कब ये बनी थी, कितने इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें कि OIC का इसके मेंबर्स हैं आपके टोटल 57 मेंबर कंट्रीज़। वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज़ हैं, इसका मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो मेजरली कंट्रीज़ हैं दे आर मुस्लिम कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं मेनली ये। तो पूरे वर्ल्ड में एक इस्लामिक कंट्रीज़ की जो से है कि उनके जो राइट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए OIC बनाया गया था। ठीक है, तो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 57 मेंबर स्टेट्स और ये बना कब था, इन दी 1969 में ये बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस में अराउंड 190 स्टेट्स है ना, कितने भी होंगे 191 193 वो डेट डिपेंड्स। तो अराउंड 190 जो मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो यही है। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन आता है जिसे 54 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। तो ये फैक्ट हम लोगों को पता होना चाहिए और साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर इज इन दी जेद्दाह विच इज इन दी सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें OIC के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली इस्लामिक जो राइट्स हैं, इस्लामिक के जो आप कह लो कि उनके कोई भी कंडीशंस हैं, कोई भी सिचुएशन है जहाँ पर उनको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए OIC को बनाया गया था। ठीक बात है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये न्यूज़ में क्यों था। ठीक है, इसका ये लोगो है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये है आपकी कुछ फैक्ट्स, और ये जो कुछ कंट्रीज हैं सारी की सारी दीज आर दी मेंबर कंट्रीज ऑफ OIC। आप देख सकते हैं इसमें कजाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। पेपर में स्टेटमेंट एक ऐसे भी आ सकती है कि जो OIC है क्या उसमें कंट्रीज़ सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट वाली हैं?
या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी हैं और साथ में कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। दे आर दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी हैं, अरेबिक कंट्रीज जिनको बोलते हैं, और साथ में कुछ ना कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। तो इस तरीके से आपको इनके मेंबर्स थोड़े से ध्यान रखने हैं। पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, बट जितने याद हो सके। खास करके आपने बस ये क्राइटेरिया ध्यान रख लेना है कि ये बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जिनमें मुस्लिम और इस्लाम इज़ दी रिलीजन ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेगा ट्रेड ब्लॉक RCEP टेक्स ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने RCEP को साइन करने से मना कर दिया, और जो बाकी कंट्रीज़ थी उन लोगों ने बिना इंडिया के ही इसको साइन करके इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे RCEP है क्या, इंडिया ने क्यों मना कर दिया, और कौन कौन सी इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये हम सारे इसमें डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि RCEP इज़ द रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये क्या है, एक रीजनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली क्या साइन किया है इन्होंने, एक तरीके से FTA साइन किया है, दैट इज़ द फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है, अगर मान लो इसमें कुछ कंट्रीज़ हैं, हम मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और चाइना की बात कर लेते हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके ये। तो जो ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज़ बनी है, अगर वो चाइना में हम लोगों को एक्सपोर्ट करवानी है, तो चाइना में आने से पहले इसको क्या देनी पड़ती थी, इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई उस पर 10 रुपये, तो अल्टीमेटली वो चीज़ कितने की बिकेगी, 120 की बिकेगी, क्योंकि 10 प्रॉफिट भी कमाएगी कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटी ना लगे इस पर, तो 100 रुपये की चीज़ किस में बिकेगी, 110 में बिकेगी। तो अल्टीमेटली जितना ज़्यादा रेट कम होगा किसी गुड का, उतना ही ज़्यादा वो इस मार्केट को भी कैप्चर कर पाएगी। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया से आने वाली कोई भी जो गुड है उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और सिमिलरली सभी कंट्रीज़ के साथ में ऐसा होगा जो जिसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका मतलब जो फ्लो ऑफ गुड्स है, कोई चीज़ अगर आपने ट्रेड करनी है तो वो बहुत अच्छे से हो रही है और बहुत सस्ते रेट्स पर भी हो रही है, तो इस तरीके से क्या है, आप किसी और कंट्री का मार्केट भी कैप्चर कर सकते हो। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस RCEP, रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके टोटल 16 थे जब इंडिया था इसमें, बट नाउ अब इंडिया है नहीं, तो टोटल कितने हो गए हैं, 15 हो गए हैं। आपको याद कैसे करना है, 15 कंट्रीज़ में से जो 10 कंट्रीज़ हैं, दोज आर दी एशियान कंट्रीज़। एशियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। और जो बाकी 5 कंट्रीज़ हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अगर हम 10 एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो 10 एशियन कंट्रीज़ हैं आपकी ये वाली, जिसमें आपका म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपाइंस। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क इसलिए करें क्योंकि इनमें क्वेश्चन आता है कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एशियन कंट्रीज़। तो आपको जब भी 10 पता है तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको बस सिंपल ध्यान रखना है, जो भी साउथ ईस्ट एशिया मेंबर कंट्रीज हैं, दोज आर दी पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द म्यांमार टू इंडोनेशिया टू द फिलीपाइंस टू द लाओस, तो बीच में जो भी कंट्रीज आ गई हैं, दे आर दी पार्ट ऑफ एशियन कंट्रीज। ठीक बात है, तो और ये तो होंगी 10 एशियन कंट्रीज। अगर हम बात करें जो बाकी बची 5 कंट्रीज हैं, दोज 5 कंट्रीज आर, हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया पहली, न्यूजीलैंड सेकेंड। अगर हम नीचे की तरफ जाए इंडोनेशिया से हल्का सा इस साइड, तो हमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। तो ये भी 2 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। साथ में इसकी है चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, ये 5 कंट्रीज हैं। तो आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा ना यही रीजन है। ये तो 10 कंट्रीज हैं, इसके नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और अगर थोड़ा सा इस साइड जाओगे ऊपर वाली साइड तो आपको मिलेगा चाइना, जापान और साउथ कोरिया। तो ये बेसिकली 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने RCEP को साइन किया है। इंडिया ने इससे अपने आप को बैकआउट कर लिया था। और इंडिया ने बैकआउट क्यों किया था, बिकॉज इंडिया को ये लगता था कि अगर मान लो किसी भी कंट्री से आने वाली गुड इंडिया में ईजिली बिकेगी, तो चाइना में तो चीज़ें बहुत सस्ती बिकती हैं, तो चाइना में सस्ती बिकने वाली चीज़ें क्या करेंगी, इंडिया के मार्केट को फ्लडेड कर देंगी। सारी चीज़ें अब चाइनीज़ गुड से ही भरी पड़ी हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, अगर हम एग्जाम्पल लें किसी भी एक गुड्स का, मान लो हम टॉय की एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक टॉय है जो इंडिया में एक कंपनी बनाती है, ये इंडिया की ही कंपनी है, ये बनाती है 100 रुपये का ये टॉय, चाइना बनाती है इसको 50 रुपये में और बेचती है इंडिया में ये 60 रुपये में।
तो सेम तरीके का टॉय है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा अगर प्राइस का, तो अल्टीमेटली कौन सी गुड खरीदेंगे लोग? चाइना वाली खरीदेंगे। तो जब गुड ही चाइना वाली खरीदी जा रही है, तो इंडिया वाली डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये एक कंपनी, इसके पास तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। जब इसके पास प्रॉफिट नहीं है तो अल्टीमेटली इसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं देगा लोगों को ये। तो जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे रहा है तो अल्टीमेटली इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये सब से बचने के लिए इंडिया ने बोला कि भाई चाइना में बहुत माल जो है वो सस्ते पर बनता है और इंडिया के मार्केट को वो कैप्चर कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आरसीईपी से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन एक क्लॉज ये भी है कि इंडिया जब चाहे इस आरसीईपी का मेंबर बन सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इसके पास ये क्लॉज है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ये मेंबर बन सकता है। बट इंडिया ने थोड़ा बोला कि भाई जब तक ये थोड़ा सा चाइना वाला इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। और खास करके इंडिया ने तो चाइना वाला एग्जांपल दिया कि इसलिए साइन नहीं कर रहा हूँ मैं। सेकंड, इंडिया ने बोला कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो चीज़ है चाहे वो घी है, तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। तो जब इनकी गुड्स को इंडिया में आने के लिए कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही तो ये भी सस्ते रेटों पर बेचेंगे इंडिया में। तो जिससे इंडिया की जो डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री है उसको भी लॉस झेलना पड़ेगा। तो ये दो मेन एग्जाम्पल थे जिसमें चाइना के द्वारा बनाई गई नॉर्मली बहुत सस्ती चीज़ें और साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आने वाले बहुत सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इन दोनों रीजंस की वजह से इंडिया ने आरसीईपी से अपने आप को बैकआउट कर लिया था। ठीक है, तो ये तो रीजंस हो गए। साथ में आपने ये देखना है इसमें कि आरसीईपी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, आरसीईपी कब बना था, और इसको भी रिसेंटली साइन किया गया है, तो दैट वाज इन द न्यूज़। और ये है आपकी मेंबर कंट्रीज़ जो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इनसे भी आएगा। ठीक है, जहाँ पर भी कंट्रीज़ की बात आ गई वहाँ पर आपने कंट्रीज़ याद कर ही लेनी है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था। चलो नेक्स्ट है आपकी कालवरी क्लास ऑफ सबमरीन्स। ध्यान रखेंगे सबमरीन है ये। रिसेंटली अगर हम कालवरी क्लास की बात करें तो इसके अंडर हम लोग ना 6 सबमरीन्स बना रहे हैं। सबमरीन्स होती हैं बेसिकली जो आपकी अंडर वाटर चलती हैं। अगर हम यहाँ पर ये देखें इस तरीके से, ये सबमरीन है, ये अंडर वाटर चलती है। तो कालवरी क्लास सबमरीन हम लोगों ने इसके अंदर 6 सबमरीन्स बनानी है। 6 के अगर हम नाम याद रखें तो इसमें से है आईएनएस कालवारी पहली है, दूसरी इज दी आईएनएस खंडेरी। इन दोनों को तो कमीशन हम लोग कर चुके हैं नेवी में, तो मतलब दे आर दी पार्ट ऑफ इंडियन नेवी नाउ। और जो 2 है आईएनएस करांज और आईएनएस वेला, ये अभी सी ट्रायल्स पर काम कर रही हैं। इनको बना तो लिया गया है बट इनको भी कमीशन नहीं किया गया है, इंडियन नेवी का पार्ट नहीं बनाया गया है। तो नाउ दे आर फेसिंग द सी ट्रायल्स, कैसे काम करेंगी, किस सिचुएशन में कैसे क्या करना है, ये सब उनको सिखाया जा रहा है अभी बेसिकली। और जो आईएनएस वागीर है, आईएनएस वागीर को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था नवंबर में, दैट इज व्हाई इन दी कालवरी क्लास वाज न्यूज़। ठीक है, तो आईएनएस वागीर को भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जो अभी सिर्फ लॉन्च किया गया है। अभी जैसे जैसे आगे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे उसको थोड़ा सा ढंग से काम करना सिखाया जाएगा, उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उनको टेस्ट किया जाएगा कि भाई क्या नॉर्मल कंडीशंस में भी ये ढंग से काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी अभी। और जो लास्ट है इसकी आईएनएस वागशीर, ये अभी बन रही है। तो जैसे ये बन जाएगी इसको लॉन्च कर देंगे, फिर इसके ट्रायल्स होंगे और अल्टीमेटली इसको कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। तो आपको ये 6 नाम ध्यान रखने हैं, आईएनएस कालवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, ये 4 आपने ध्यान रखने हैं। और अभी रिसेंटली कौन सी लॉन्च की गई है, दैट इज आईएनएस वागीर। तो ये जो आप सबमरीन देख रहे हैं दैट इज आईएनएस वागीर, और जो वागशीर है अभी रिसेंटली बन रही है, जैसे ही बनेगी उसको हम लॉन्च कर देंगे। और ये बना कौन रहा है, दैट इज मेड बाय दी माज़ागांव डॉक इन मुंबई। माज़ागांव डॉक लिमिटेड एक कंपनी है जो बेसिकली ये बनाती है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, इट इज़ अ शिप बिल्डर थ्रू द नेशन, माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, अ काइंड ऑफ कंपनी। ठीक है, अगर हम बात करें कालवरी क्लास ऑफ सबमरीन की तो ये है क्या बेसिकली, ये सबमरीन चलती किससे है, ये सबमरीन चलती है आपकी डीजल से। इट हैज़ द डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम, डीजल से भी ये काम करती है, साथ में कुछ ऐसी बैटरीज लगी हुई हैं जो इसकी एफिशिएंसी को और बढ़ा देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है इट इज़ द डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, क्योंकि बाकी जो सबमरीन्स हैं ये आपकी हो सकती है न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट छोटा सा सबमरीन के अंदर फिट किया गया है, जिससे जो हीट निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को यूज़ करके सबमरीन अपना जो पाथ है वो कवर कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया में ये जो आईएनएस कालवारी है दैट इज़ द डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम पर ये काम करती है, न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है ये। ठीक बात है। और अगर हम बात करें कि ये क्या चीज़ है, ये सारी की सारी जो क्लास सबमरीन है ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर डेवलप की गई हैं।
पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट 75 इज रिगार्डिंग दी विच काइंड ऑफ क्लास सबमरीन्स। तो आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट 75 इज रिगार्डिंग दी कालवरी क्लास सबमरीन। और जो टेक्नोलॉजी है ये हम लोगों ने कहाँ से ली है? ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ली है फ्रेंच कंपनी से और स्पेनिश कंपनी से। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली स्पेन और फ्रांस की है, लेकिन जो बना रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दैट इज़ दी मज़ागाओं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो यही सारी सबमरीन्स को हमें लॉन्च करवाता है, यही सारी सबमरीन्स के रिगार्डिंग सारे इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती रहती हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कुछ ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो सबमरीन है, सबमरीन बेसिकली काम क्या करती है? देखो सबमरीन का काम क्या है? अंडर वाटर काम है। तो जो किसी भी एनिमी कंट्री ने सबमरीन लॉन्च करी है इंडिया की शिप के रिगार्डिंग, तो उसको भी ये अटैक कर सकती है, तो इसको अटैक करेगी। अगर कोई शिप भेजी है किसी एनिमी कंट्री ने, तो उस शिप को भी सबमरीन जो है वो टक्कर मार के उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर वहाँ से अगर मिसाइल निकलेगी तो मिसाइल उस शिप को अल्टीमेटली ख़त्म कर सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो इस सबमरीन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको सबमरीन ध्यान रखनी है कि किस तरीके से ये काम करती है, किसने ये बनाई है, किस प्रोजेक्ट के अंडर है, इसके 6 नाम क्या हैं? INS कालवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर एंड वागशीर। तो अगर ये मुझे याद हो सकते हैं तो आप लोगों को भी याद हो सकते हैं, ठीक है। तो सब बच्चों को याद होने चाहिए, इस पर से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कौन सी भी रिसेंटली लॉन्च की गई है, इनके क्या फंक्शंस हैं, ये सारे का सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक बात है। चलो, और पेपर में एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बताओ ये जो INS कालवारी है ये क्या है? क्या ये सबमरीन है? क्या ये नॉर्मल शिप है? क्या ये आपका ऑफशोर पेट्रोल वेसल है? या फिर ये टॉर्पीडो है ना, या कोई मिसाइल है? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कालवारी क्लास इज बेसिकली अ सबमरीन क्लास जो अंडर वाटर काम करती है। अंडर वाटर जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसका जो जिम्मा है दैट इज़ ऑन दी कालवारी क्लास। जो शिप जो इसकी सबमरीन की टेक्नोलॉजी है वो आपकी फ्रांस या आपकी स्पेन से आई हुई है, ठीक है। बना लेकिन हम लोग रहे हैं MDL, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग EOS-01। EOS की फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका मतलब ये सैटेलाइट कौन सी होगी? विच विल ऑब्जर्व दी अर्थ। अर्थ पर क्या ऑब्जर्व करेगी? एग्रीकल्चर का एरिया कितना है, फॉरेस्ट कितने हैं, कितने फॉरेस्ट काट लिए गए हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, कितने ज़्यादा ट्रीज किसी एरिया में है, कितना ज़्यादा ओशन कवर है, कितना ज़्यादा लैंड कवर है। ये सब जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं, ये जो टास्क होता है वो किसका होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का काम होता है ये। तो रिसेंटली इंडिया ने अभी EOS-01 को लॉन्च किया है विच इज़ दी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो किसके साथ मिलके काम करेगी? जो पहले से इंडिया ने RISAT-2B एंड RISAT-2B R1 पहले से लॉन्च की हुई है, उसके साथ मिलके ये काम करेगी, ठीक बात है। और ये कहाँ से लॉन्च की गई? इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द PSLV C49। हमने पिछले बार जो हमने दिसंबर वाले करंट अफेयर्स किए थे, हमने उसमें CMS-01 सैटेलाइट की लॉन्च की बात करी थी, कि जिसमें CMS-01 वॉज दी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो खास करके अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट और जो नॉर्मल एरियाज़ हैं इंडिया में वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करवाएगी। तो ये हम लोगों ने देखा था। वो कहाँ से लॉन्च की गई थी? वो लॉन्च की गई थी PSLV 50 से, C50 से वो लॉन्च की गई थी, PSLV C50। तो ये क्या है बेसिकली 49, 50, 51, 52 इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की गई है, क्या वो PSLV है, क्या वो GSLV है, और अगर वो PSLV है तो उसका नंबर क्या है, C49 है या C50 है। तो पहले ये EOS लॉन्च की गई थी, बाद में वो CMS लॉन्च की गई थी, इसलिए 49 एंड 50 इसको नंबर दिया गया है, ठीक बात है। तो अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, तो ये क्या करेगा? लैंड एंड फॉरेस्ट मैपिंग करेगा। ये हमने बात करी अभी, मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक दी वाटर और मिनरल्स और फिशेस। मिनरल्स चाहे आयरन हो, चाहे वाटर हो, चाहे कोई और मिनरल्स भी क्यों ना हो, उन सबको भी ये मैप करेगी। थर्ड है आपका वेदर एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, कि वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ये सारी जो चीज़ें हैं दे विल बी डिसाइडेड बाय द EOS-01, इंडिया की लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। कहाँ से ये लॉन्च की गई है, क्या इसका ये काम है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी EOS की, तो ये क्या कौन सी सैटेलाइट कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? दैट यूज दी रेडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी, दैट यूजेज दी रेडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो रेडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो फॉग हो, चाहे कोई बारिश आ गई हो, चाहे क्लाउड कवर हो, ऊपर से नीचे देखने के लिए कोई भी इसको मुश्किल नहीं होती है।
अगर नॉर्मल सैटेलाइट्स की बात करें तो बीच में अगर बादल आ गए हैं या फिर फॉग हो गया है तो धरती पर क्या चल रहा है ये दिखता नहीं है ढंग से। लेकिन ये EOS 01 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ यूज्ड एज द रडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें चाहे धरती पर कुछ भी हो रहा हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे फॉग कवर आ गया हो, चाहे स्मॉग कवर आ गया हो, उसको भी ये नहीं रोकेगी। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ वुड बी वेरी वेरी एनहांस्ड एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है व्हाट इज़ EOS 01, किसके साथ मिलकर ये काम करेगी, किस लॉन्च व्हीकल से ये लॉन्च किया गया है और अल्टीमेटली इसका काम क्या है और ये क्यों रडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और किसी और टेक्नोलॉजी को यूज़ क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ द EOS 01। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 30 मीटर टेलीस्कोप। 30 मीटर टेलीस्कोप का मतलब है 30 मीटर है इसका डायामीटर। 30 मीटर इज द डायामीटर ऑफ दिस टेलीस्कोप। देखो इस तरीके का ये टेलीस्कोप है जिसका ये जो डायामीटर है दैट इज द 30 मीटर। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं ना, उन लोगों ने मिलकर एक नोबेल लॉरिएट है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स में 2020 के टर्म्स में, उनका नाम है प्रोफेसर एंड्रिया गेज। इनके साथ मिलकर इंडिया ने 30 मीटर टेलीस्कोप के जो बैक एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना वो बनाए हैं। मतलब जो भी टेलीस्कोप के अंदर चिप्स वगैरह लगनी है या फिर और कोई इक्विपमेंट लगना है उसके रिगार्डिंग जो कोलैबोरेशन है वो इनके साथ करी है, तो इसलिए न्यूज़ में था। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन बेसिकली 30 मीटर टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट क्यों है, कहाँ पर ये बनाया जाएगा, इसके साथ और क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक बात है। तो अगर हम बात करें कि ये टेलीस्कोप कहाँ है, देखो टेलीस्कोप का काम क्या होता है, सिंपल जो स्पेस है वहाँ पर देखना कि भाई क्या कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है, कोई मीटियोरॉयड आ रहा है या फिर कोई और सैटेलाइट नीचे गिरने वाली है, तो ये सारा काम जो होता है वो टेलीस्कोप का काम होता है। तो आपको नॉर्मल पता है दूर की चीज़ों को ढंग से देखने में टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। ये लगाया कहाँ गया है? ये लगाया गया है आपका मोनाकी। ये एक आइलैंड है जो हवाई आइलैंड है आपके USA में, वहाँ पर ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। इट इज़ अ काइंड ऑफ वोल्केनिक माउंटेन मोनाकी, जहाँ पर इसको अभी सिचुएट किया जाएगा। ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि जो मोनाकी पर ट्राइबल पीपल रहते हैं उनका ये मानना है कि जो मोनाकी का जो पूरा वोल्केनिक माउंटेन है वो उनके कल्चर से जुड़ा हुआ है, उनके साथ कोई मैथोलॉजी अटैच्ड है। तो अल्टीमेटली जब मैथोलॉजी अटैच्ड है तो लोगों को कन्विंस कर पाना कि हम लोग यहाँ पर कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम लोग अपने इस एरिया में जो हमारा देवी देवताओं का घर है उस पर हम लोग आप लोगों का ये 30 मीटर टेलीस्कोप नहीं लगने देंगे। तो इसके रिगार्डिंग और चीज़ें चल रही थी कि भाई कब इसको परमिशन मिलनी है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हमारी बात की बात है, बट अल्टीमेटली ये क्या चीज़ है ये हमें पता होना चाहिए। अभी तक जो है 30 मीटर टेलीस्कोप की जो लोकेशन है दैट इज़ मोनाकी। फ्यूचर में अगर चेंज होगी तो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। अभी के लिए आपको मोनाकी ही ध्यान रखना है, जो कहाँ पर है, हवाई आइलैंड्स हैं USA के, वहाँ पर ये है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि दिस टेलीस्कोप, देखो टेलीस्कोप का ये डायमीटर है 30 मीटर्स इन डायमीटर, और जो रेजोल्यूशन है मतलब कितना ज़्यादा क्लियर ये पिक्चर देख सकता है वो कितना है, इट इज़ दी 12 टाइम्स शार्पर देन दी हबल स्पेस टेलीस्कोप। आपको ध्यान रखना है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। नासा का एक और टेलीस्कोप है दैट इज़ दी हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये भी टेलीस्कोप क्या है, किसके काम आता है, स्पेस में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखने के लिए काम आता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का अभी नेक्स्ट वर्जन आने वाला है जिसका नाम क्या है, द नेक्स्ट वर्जन ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप वुड बी द जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो 2021 में इंडिया ने नासा लॉन्च करने वाला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हबल स्पेस टेलीस्कोप का जितना रेजोल्यूशन था, जितनी वो क्लियर इमेज देख पाता था, उससे भी ज़्यादा 12 टाइम्स शार्पर इमेज दिखाएगा ये 30 मीटर टेलीस्कोप। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसकी टेक्नोलॉजी को, और इसको लगाने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने कोलैबोरेशन किया है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि ये जो टेलीस्कोप है इसको लगाने के लिए पैसे किस किस कंट्री ने दिए हैं, तो आपको कंट्रीज़ भी पता होनी चाहिए क्योंकि इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ दोज 5 कंट्रीज़। तो अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ हैं आपकी इंडिया, ये तो आपको याद रखना ही है। इंडिया के बाद आपको चाइना ध्यान रखना है, जहाँ पर इंडिया आएगा वहाँ पर चाइना ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आ ही जाता है। इंडिया, चाइना, जापान, जापान तो दोस्त है इंडिया का, USA एंड कनाडा।
ये 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं 30 मीटर टेलीस्कोप को लगाने के लिए, साथ में पैसे भी दिए हैं, साथ में टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र किया है कि अगर कोई अच्छे साइंटिस्ट इंडिया के पास हैं तो वो जाकर यहाँ पर काम करें। चाइना को लगता है कि मेरे पास चिप्स बहुत अच्छी बनाने वाले साइंटिस्ट हैं तो मैं चिप्स जो है इस 30 मीटर टेलीस्कोप के यहाँ पर दे दूँ, है ना। तो सारी कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन के बाद ही दिस 30 मीटर टेलीस्कोप हैज़ बीन सिचुएटेड इन दी मोनाकी। अभी तक ये वहीं पर है, अगर फ्यूचर में चेंज होगा तो हम लोग इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों था कि क्योंकि इसके कोलैबोरेशन करी है इंडिया के साइंटिस्ट ने, और ये इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये कहाँ पर है और इसका काम क्या है, बाहर के जो स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखना, और कितने अच्छे रेजोल्यूशन हो गए, दैट इज़ दी हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी 12 टाइम्स बेटर। पेपर स्टेटमेंट किस तरीके से आ सकती है कि बताओ कि जो 30 मीटर टेलीस्कोप है क्या वो हबल स्पेस टेलीस्कोप से ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा बुरा है। तो आपको ध्यान रखना है इट इज़ दी मच मोर इफेक्टिव दैन दी हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक और नया वर्जन कौन सा आने वाला है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ऐसा नहीं कि हबल स्पेस फिर खराब हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे उसको, वो भी रहेगा, बट जेम्स वेब उसका थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन, एक एनहांस्ड वर्जन जो है इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, ठीक बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको TMT के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका एरियल स्पेस मिशन। एरियल स्पेस मिशन है, एक तो ये मिशन क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ये कंट्री ने भेजा है, और क्या इसका अल्टीमेटली कब ये लॉन्च किया जाएगा, कहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा, ये सारा हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम एरियल स्पेस मिशन की बात करें तो ये किसने लॉन्च किया है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA। जैसे हर कंट्री की अपनी स्पेस एजेंसी है, वैसे ही यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ मिलके हैं उन्होंने एक अपनी बना रखी है, दैट इज़ ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो दैट इज एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे। आपको इतना पूरा ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है जो एरियल मिशन है दैट इज रिगार्डिंग द सर्वे ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। दिस टर्म एक्सोप्लैनेट इज इंपॉर्टेंट। एक तो होते हैं प्लैनेट्स, जैसे अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये जो है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हम बोलते हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, मतलब दोज बॉडीज विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, विच आर दी पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। अगर कोई और प्लैनेट, कोई और हेवनली बॉडी किसी और स्टार के अराउंड अगर घूम रहा है आउटसाइड द सोलर सिस्टम, तब उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्सो प्लैनेट, ठीक है। तो एक्सो प्लैनेट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, द प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अदर स्टार, अराउंड द स्टार अदर देन द सन, अदर देन द सन। और क्या बोल सकते हैं, दीज एक्सोप्लैनेट्स आर दी हेवनली बॉडीज आउटसाइड द सोलर सिस्टम, दीज आर दी प्लैनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो एरियल मिशन है वो किसके रिगार्डिंग है, एक्सोप्लैनेट्स का हमें लार्ज सर्वे करना है। हमें ये देखना है कि क्या सिर्फ सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं क्या उन पर ही लाइफ पॉसिबल है, या फिर कोई और स्टार है बाहर सन के अलावा जिसके अराउंड कोई प्लैनेट घूम रहा है, क्या वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए किसी स्टार के अराउंड कितने प्लैनेट घूम रहे हैं, उन प्लैनेट पर क्या लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, वो कितने ज़्यादा पीछे हैं अर्थ से, क्या अर्थ पहले बनी थी, क्या वो बाद में बने थे, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी जो पूरा स्टडी है दैट विल बी डन बाय द एरियल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इट विल बी लॉन्च्ड इन 2029, बट अभी इस पर काम शुरू हो गया है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली इस पर काम करना शुरू कर दिया है, इसको अडॉप्ट कर लिया है कि जो हमारा नेक्स्ट मिशन होगा वो यही ही होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान है 2029 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सोप्लैनेट सर्वे। एक्सोप्लैनेट की डेफिनेशन आपने ध्यान रखनी है, और आपने ये देखना है कि क्या उस एक्सोप्लैनेट पर कोई लाइफ पॉसिबल है भी या नहीं भी। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। एरियल मिशन ESA ने लॉन्च करना है 2029 में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। रहेगा याद, नॉर्मल है, कुछ फैक्ट्स बस इसमें से निकालने हैं और पेपर में अगर आ जाएंगे तो हम टैकल कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आप इमेज के थ्रू भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हमारी टेक्स्ट मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारी पिक्चर मेमोरी होती है। तो अगर आपने एक बार चीज़ देख ली है कि ESA के नीचे मैंने कि एरियल लिखा देखा था कहीं पर, तो पेपर में अगर आप क्वेश्चन आएगा कि एरियल मिशन इज़ द मिशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये इसरो का है, क्या ये नासा का है, क्या ये ESA का है, क्या ये जाक्सा का है जो जापान वाली है ना। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से हिंट मिल जाएगा पेपर में,
ठीक बात है। चलो नेक्स्ट है हमारा सेंटिनल-6 सैटेलाइट। सैटेलाइट है, नाम क्या है, द नेम ऑफ सैटेलाइट इज द सेंटिनल-6। ये सैटेलाइट किसने लॉन्च करी है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और कैसे कैसे ये काम करेगी, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटिनल-6 सैटेलाइट क्या है, इट इज़ अंडर द कोपरनिकस प्रोग्राम और ये लॉन्च किसने करी है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नासा। और ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ से लॉन्च की गई है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय द स्पेसएक्स जो कंपनी है, उसमें अपने फाल्कन 9 रॉकेट पढ़ा है कि दैट इज़ दी सबसे अच्छा रॉकेट अब तक का प्राइवेट एजेंसी के अकॉर्डिंग। तो स्पेसएक्स कंपनी का फाल्कन 9 रॉकेट है जिसके थ्रू इस सेंटिनल-6 को सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, व्हाट इज़ द मिशन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, इस सैटेलाइट का काम है कि भाई पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पर जो ओशंस हैं हमारे, जो महासागर से हैं, उनकी क्या जो हाइट है वो बढ़ रही है, मतलब क्या सी लेवल राइज हो रहा है, क्या सी लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें स्टडी करना टू मेजर द हाइट ऑफ द ओशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेंटिनल-6 सैटेलाइट, जिसको लॉन्च किसने किया है, नासा ने किया है थ्रू द स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। तो हम लोगों को ये चीज़ें हल्की सी पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें सेंटिनल-6 सैटेलाइट की, ये किस मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है, तो मिशन का नाम है जेसन CS मिशन, जेसन कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस मिशन। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जेसन कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस मिशन ने अभी रिसेंटली कौन सैटेलाइट लॉन्च करी है, सेंटिनल-5, सेंटिनल-6, सेंटिनल-7 और नन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटिनल-6 इज द सैटेलाइट जो नासा ने लॉन्च करी है अंडर दिस जेसन कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या हमें पता है कि हमने सी लेवल की हाइट को इंक्रीज होते हुए देखना है या डिक्रीज होते हुए देखना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट चेंज, अगर हमें देखो ये पता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, सी लेवल राइज करता है क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाते हैं। तो अगर वो मेल्ट करेंगे तो अल्टीमेटली पानी उनका क्या है, ओशन में चला जाएगा, तो सी लेवल राइज हो जाएगा। और सी लेवल के राइज होने की वजह से किसी एरिया का क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, उसका वेदर कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ें सब स्टडी करने के लिए हम लोगों ने भेजा है सेंटिनल-6 सैटेलाइट को। ठीक है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अग्रवेटेड बाय द ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसने ग्लोबल वार्मिंग को अग्रवेट कर दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ा दी है। तो ये सब चीज़ें भी हम लोगों को इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो ये आपको ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन का, सिग्निफिकेंस यही है, अगर आप लोगों को पता लग गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन की हाइट इंक्रीज कर रही है, देखो जितना ज़्यादा पानी होगा ओशन में उतना ही ज़्यादा पानी इवापोरेट भी होगा, उतना ही ज़्यादा फिर रेनफॉल भी होगा, उतनी ही ज़्यादा फ्लड्स भी आएंगी। तो सी लेवल की राइज होने से सिर्फ सिटीज़ का सबमर्जेंस नहीं होता कि भाई सिटी पानी के अंदर आ गई, उससे पूरा का पूरा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है आपका वाटर वाला, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। किसी भी एरिया में रेनफॉल बहुत कम होती थी, अब बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर रेनफॉल होती नहीं थी, अब और भी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं दैट इज़ ऑल्सो दी पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ अर्थ। तो अगर सी लेवल राइज या डिक्रीज कर रहा है तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ अर्थ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको स्टडी करना इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सैटेलाइट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका इसरो का शुक्रयान, है ना। शुक्रयान है, हमें पता है कि हम कौन से ग्रह को शुक्र बोलते हैं, हम कहते हैं वीनस को। वीनस जो प्लैनेट है उसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। तो जो शुक्रयान है वो क्या होगा, इट इज़ द मिशन टू स्टडी द वीनस। ठीक बात है, तो वीनस को स्टडी करने के लिए शुक्रयान लॉन्च किया जाएगा। अभी लॉन्च नहीं किया गया है, अभी बेसिकली इस पर बात चल रही है कि इसको कब लॉन्च करेंगे, कैसे लॉन्च करेंगे, किस व्हीकल पर बैठा के इसको लॉन्च करेंगे। तो ये सब थोड़ी सी बात की बातें हैं, बट हम देख लेते हैं कि हम वीनस को स्टडी करना चाह क्यों रहे हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस टू स्टडी दी शुक्रयान, टू स्टडी दी वीनस प्लैनेट, उसमें ऐसा है क्या। तो आपको पता है कि जो वीनस है, वीनस इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन, मतलब जो अर्थ है उसका आप कह लो ट्विन माना जाता है वीनस। और ऐसा नहीं कि क्योंकि वीनस पर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल तो हमारे अकॉर्डिंग मार्स पर होती है ना, क्योंकि मार्स जो है थोड़ा सा ऐसे जोन में है जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, सन से ज़्यादा पास भी नहीं, सन से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इस वजह से मार्स पर माना जाता है कि लाइफ इज़ पॉसिबल। लेकिन जो वीनस है, वीनस आपका अर्थ के साइज, उसकी शेप और उसका स्ट्रक्चर, इन तीनों चीज़ों में थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। दैट इज़ वाई वी से दैट वीनस इज़ द अर्थ्स ट्विन। तो इस वीनस का बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ये बना है, क्या इसका एटमॉस्फेयर है,
क्या इसका कॉम्पोजिशन है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग स्टडी करेंगे अंडर दिस शुक्रयान। ठीक है, तो और हम बात करते हैं कि ये कब लॉन्च किया जाएगा। इट इज़ टू बी लॉन्च्ड ऑन दी GSLV Mk2 रॉकेट। अभी तक हम लोगों ने PSLV पढ़ा है, दैट इज़ अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV बेसिकली यूज़ किया जाता है छोटे भार की सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए, और जो GSLV है वो यूज़ किया जाता है फॉर दी ज़्यादा भार की सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए। ठीक है, और भी कुछ ऐसे बेसिक डिफरेंसेस हैं, बट आप वो साइंस एंड टेक में करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो शुक्रयान है वो आपका कब लॉन्च किया जाएगा, कुछ आने वाले सालों में लॉन्च किया जाएगा, और किस पर बैठकर इसको लॉन्च किया जाएगा, दैट इज ऑन दी GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk2 Mark 2। ठीक बात है, तो आपको ये चीज़ें इसके बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है आपका जापान का हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट। हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट कौन सी कंपनी का, कौन सी कंट्री का है, जापान का है। हायाबुसा 1 2 से पहले आया था आपका हायाबुसा 1। ठीक है, बाइक के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो हायाबुसा जो 1 था, दोनों ही जो मिशन है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, दोनों का ही ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम किसी एस्ट्रॉयड पर जाकर लैंड करें। एस्ट्रॉयड बेसिकली कहाँ मिलते हैं हमें, ये अगर मार्स प्लैनेट है, ये जुपिटर है, तो ये जो बेल्ट है पूरी की पूरी आपकी बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, यहाँ पर आपको बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। तो हायाबुसा 1 है चाहे 2 है, इन दोनों का काम क्या था कि हम किसी एस्ट्रॉइड पर जाकर लैंड करें, वहाँ से उसका सैंपल उठाएं और दोबारा से धरती पर वापस आ जाए। तो ये दोनों का ही ऑब्जेक्टिव था। तो अगर हम हायाबुसा 1 की बात करें तो इसमें एस्ट्रॉइड कौन सा चुना गया था, दैट वॉज द इटोकावा एस्ट्रॉइड, बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर ही ये प्रेजेंट है। जो हायाबुसा 2 है उसमें कौन सा एस्ट्रॉइड चुना गया था, ryugu, RYUGU। तो ये ryugu एस्ट्रॉइड चुना गया था हायाबुसा 2 में, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली ryugu से हायाबुसा 2 ने उड़ान भरी, धरती की तरफ आया और धरती पर इसने बहुत अच्छे तरीके से लैंडिंग कर दी। मतलब सदर्न ऑस्ट्रेलिया में इसने लैंडिंग करवा दी है। इसका मतलब ये हायाबुसा जो 2 है, ryugu एस्ट्रॉइड का जो सैंपल ये लेकर आया है, उसको नाउ वी कैन स्टडी ऑन दी अर्थ। ठीक बात है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ryugu ध्यान रखना है, एस्ट्रॉइड ryugu को इसने स्टडी किया था और ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया में जाकर उतरा है और लैंडिंग इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी है, ये क्रैश नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें, अच्छा अगर हम बात करें कि कब लॉन्च किया गया था, इट वॉज लॉन्च्ड इन दी 3 दिसंबर 2014। डेट नहीं याद करो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ईयर ध्यान रख लेना कि 2014 में लॉन्च किया गया था और 2020 में आकर ये दोबारा से धरती पर वापस आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए क्योंकि एस्ट्रॉयड, हम एक बात बोलते हैं कि जो चाहे एस्ट्रॉयड हो चाहे कोई प्लैनेट हो, इनका बेसिक जो ओरिजिन है वो सिर्फ एक बॉडी से ही हुआ है, दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी। तो वो थ्योरी है बेसिकली ये बताती है कि कितने भी प्लैनेट हों, कितने भी सैटेलाइट्स हों, कितने भी आपके स्टार्स हों, उनका जो ओरिजिन है वो सिर्फ एक सिंगल चीज़ से हुआ है, इनका जो ओरिजिन है वो सेम है। इसका मतलब अगर हम लोगों ने एस्ट्रॉयड को स्टडी कर लिया, एस्ट्रॉयड के सैंपल्स को स्टडी कर लिया, तो हम लोग बेसिकली ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करने के थोड़े से एक स्टेप आगे चले जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग एस्ट्रॉयड को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो आपके धूमकेतु हैं, कॉमेट्स हैं, उनको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लैनेट्स को तो हम स्टडी कर ही रहे हैं, जुपिटर हमने स्टडी कर लिया है, हमने मार्स स्टडी कर लिया है, अर्थ को तो हम कर ही रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर हायाबुसा 1 की मैं बात करूं, हायाबुसा 1 में इटोकावा एस्ट्रॉयड पर ये इसने लैंड करना था और वहीं से उड़ान भर के धरती पर वापस आना था। लेकिन हायाबुसा 1 जब इटोकावा एस्ट्रॉयड के ऊपर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम ये क्रैश हो गया था। तो जब ये क्रैश हो गया था तो ये बहुत कम मटेरियल ही, बहुत कम सैंपल ही धरती पर वापस लेकर आ पाया था। मतलब ये क्रैश हो गया था, बट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो थी इसमें बची हुई थी और नासा ने, नासा नहीं, जाक्सा, जापान का है ये, जाक्सा ने कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के उसको दोबारा से धरती पर ये वापस ले आए थे। लेकिन ये बहुत कम मटेरियल लेकर आया था, इसलिए हायाबुसा 2 को थोड़ा सा सक्सेसफुल माना जा रहा है कि भाई ये लैंड भी ढंग से कर गया एस्ट्रॉयड पर और दोबारा से अर्थ पर भी लैंडिंग इसने बहुत अच्छे तरीके से कर दी। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था।